नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। मैं आरके सर चंद्रा क्लासेज की तरफ से पीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी में जो यह व्याकरण ग्रंथ चल रहा है, जो भी पूछा है सबके लिए अनिवार्य है। और यह आपके लिए ये चंद्रा क्लासेज, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या एलटी हो, जीएससी हो, सब बैच अब न्यू बैच प्रारंभ करने जा रही है। यदि आप एडमिशन के लिए देखना हो तो इस नंबर पर संपर्क करके आप अवश्य जानकारी को प्राप्त करें। बंधुओं, हम लोग इस ध्वनि संप्रदाय के अंतर्गत, जो ध्वनि संप्रदाय होता है, आनंद वर्धन के अनुसार हम लोग पढ़ चुके थे कि यह जो ध्वनि संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय में व्यंजन पढ़ रहे थे, स्वर पढ़ लिए थे, व्यंजन पढ़ रहे थे। और व्यंजन में हम लोग 3 प्रकार के व्यंजन पढ़े। इसमें अंतस्थ, यह आपका स्पर्शी व्यंजन पहला था, स्पर्शी व्यंजन के बाद दूसरा पढ़े अंत हस्त व्यंजन, फिर इसके बाद तीसरे पर पढ़े उष्म व्यंजन। इस प्रकार हम लोगों ने यह 33 व्यंजन पढ़ लिए। और 33 व्यंजन पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि यह व्यंजन घोषत्व के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। तो बंधुओं, यह घोषत्व क्या होता है देखेंगे। आपने इस घोषत्व के बारे में इस प्रकार लिखा जाता है, घोषत्व के आधार पर, के आधार पर, आधार पर व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। तो क्यों न हम सबसे पहले हम यह समझें कि घोषत्व क्या होता है, यह घोषत्व किसे कहते हैं। पहले इस बात को यदि हम लोग समझें कि घोषत्व क्या होता है, इसके पहले मित्रों आपको हमने एक बताया था, एक चार्ट के माध्यम से, कि यह हमारे, मान लीजिए हमारा मुख है, यह मुख में इस प्रकार यह कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति के मुख के अंदर यह कुछ यंत्र हैं। इन यंत्रों में जो सबसे पहला यंत्र होता है, जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं आप कंठ। और दूसरे नंबर पर आता है यहाँ, इसको, ये जो दूसरे नंबर पर होता है, दूसरे नंबर पर जो है आपको कहते हैं तालु, और इस भाग को कहते हैं मूर्धा, और इस भाग को कहते हैं दंत, और इस भाग को कहते हैं ओष्ठ। यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। इसे 1 नंबर कहते हैं, इसे 2 नंबर, इसे 3 नंबर, इसे 4 नंबर और इसे 5 नंबर। इसे क वर्ग कहते हैं, इसे हम च वर्ग कहते हैं, इसे ट वर्ग कहते हैं, इसे त वर्ग कहते हैं, और इसे प वर्ग। ये इस प्रकार हम कुछ तरीकों के माध्यम से आगे हम लोग पढ़ चुके थे। तो यह व्यंजन, अब यह हमारे स्वर के जो आप देख रहे हैं, यह स्वर तंत्रियां हैं। इन्हीं को, यह जो आपके जो दिख रहे हैं, यह सब, यह चाहे कंठ हो, चाहे तालु हो, या यह तालु हो, या मूर्धा हो, या दंत हो, या ओष्ठ, यह जो
5 दिख रहे हैं, यह सब 5 क्या है? स्वर तंत्री हैं। और जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, जब किसी वर्ण के उच्चारण करते समय इन स्वर तंत्रियों में यह 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5, यह जो आपके सामने दिख रहे हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, इसे कहते हैं कंठ, इसे कहते हैं तालु, इसे कहते हैं मूर्धा, और इसे कहते हैं दंत, इसे कहते हैं ओष्ठ। इन पांचों में यह जो 5 दिख रहे हैं, इन पांचों में क्या हो? कंपन हो। क्योंकि ये फेफड़े से हवा जब निकलती है और वह हवा मुख में स्वरतंत्रियों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो ध्वनि का अर्थ ही होता है कि टकराव से उत्पन्न होना। जब कहीं किसी से टकराव से जो चीज उत्पन्न होता है वही ध्वनि। तो ये ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे मौखिक छोटी इकाई है। तो इन स्वर तंत्रियों में जब कंपन होने लगता है, यह क्या है? स्वर तंत्रियां हैं। और स्वर तंत्रियों में, इन स्वर तंत्रियों में क्या हो जाए? कंपन हो जाए। कंपन हो जाए, जब कंपन हो तो इसी को हम घोषत्व कहते हैं। जैसे घोषणा करते हैं, कुछ बोलते हैं, जब कुछ बोलेंगे मित्र तो इन्हीं स्वर तंत्रियों के आधार पर बोलते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम व्यंजन पढ़ेंगे कि वो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो घोषत्व के आधार पर यदि देखा जाए, यदि घोषत्व के आधार पर देखा जाए, घोषत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक आता है अघोष, और दूसरा होता है सघोष। एक होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। यह अघोष और सघोष क्या होता है, इसको समझ। यह स्वर तंत्रियां हैं, और स्वर तंत्रियां 5 हैं। पांचों में यदि कंपन हो रहा है, आप किसी में कम कंपन होगा, किसी में ज्यादा कंपन, किसी के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कम कंपन होगा, थोड़ा कंपन होगा। जब थोड़ा कंपन होगा तो उसे कहेंगे अघोष। कंपन तो होगा, बिना कंपन को उसका उच्चारण ही नहीं पाएगा। तो जब किसी स्वर तंत्रियों में ध्वनियों का, स्वर तंत्रियों में कम कंपन होता है, ध्वनि कम टकराती है, तो उसे कहते हैं अघोष। और जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन हो, इसकी अपेक्षा अधिक कंपन हो, जब कंपन हो तो इसे कहते हैं सघोष। ये हम पढ़े कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं। आपने देखा कि यह 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं सघोष, एक को कहते हैं अघोष। अब इनमें हम देखेंगे कि यह है क्या, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। व्यंजन की संख्या कितनी, तो यह संख्या कितनी है? 33। 33 में आपने पढ़ा है कि यह प्रत्येक वर्ग में, आपने पढ़ा है कि प्रत्येक वर्ग में, यह देखेंगे, यह एक चार्ट बना रहे हैं, और यह जो चार्ट है में
यह जो बन रहा है ये मेरे मित्र प्रत्येक वर्ग में आपने पढ़ा होगा। ये देखिएगा, ये कुछ ये मान लीजिए यह यहाँ तक आप लोग पढ़े हैं कि व्यंजन में जो स्पर्शी व्यंजन होता है, स्पर्शी व्यंजन की जो संख्या होती है वो कुल 25 होती है। 25 कौन कौन सी होती है? इसमें आपने पढ़ा है क, क, ग, ख और अंग। फिर पढ़ा है च, क, च, क। फिर पढ़ा है ट, ठ, पढ़ा है ड, ख, र। फिर पढ़ा है आपने ट, ठ, ड, ख, न। फिर पढ़ा है प, फ, ब। के बाद आप पढ़ा है ब, फ और म। यहाँ तक आप लोगों ने ये 25 स्पर्शी व्यंजन पढ़े हैं, इन्हीं को वर्गीय व्यंजन। और इसमें आपको घोषत्व के आधार पर देखना है कि घोषत्व के आधार पर यह कितने प्रकार के होते। तो घोषत्व के आधार पर आप व्यंजन की पढ़े कि व्यंजन जो होते हैं वो टोटल व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 33। और 33 व्यंजन में आपको देखना है कि यह किस प्रकार से है। तो यहाँ पर यह जो घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का निर्माण हो रहा है, कितने प्रकार घोष होते हैं ये देखेंगे। ये और इसमें इस प्रकार एक कॉलम बनता है और इस कॉलम के आधार पर यदि देखा जाए तो घोष कितने हैं, अघोष कितने। सघोष और अघोष में अंतर क्या है, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यह आपको मैं समझाने का इस चार्ट के माध्यम से एक छोटी सी ट्रिक के बाद आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ
करना नहीं है और न कुछ करेंगे। आपने एक चीज पढ़ा था कि पहले कि यह क्या है, यह अल्प प्राण है। अल्प, महा, अल्प, महा, दोनों इसी जगह क्लियर कर लीजिए। अल्प, महा, अल्प और महा, यह हम इस प्रकार कुछ लिखे हैं। अब घोषत्व के आधार पर यह किस प्रकार इनका डिवाइड किया जा सकता है, कैसे देख सकते हैं और कैसे इनको हम अनुभव कर सकते हैं। तो आप जब इसमें प्राणत्व के आधार पर देखेंगे तो 1 3 5 एक आ जाता है, 1 3 5 और बच क्या गएगा 2 और 4। यह आपके यह हो जाएंगे, जो होंगे इनको प्राणत्व के आधार पर हम कहेंगे। प्राणत्व के आधार पर यह 135 क्या है, अल्प हैं और इसको कहते हैं महा, को कहते हैं महा। यह अल्प प्राण है और दूसरा क्या है, महाप्राण। अब इसी में घोषत्व देखेंगे। घोषत्व देखने के लिए हमको करना क्या है, घोषत्व में हम कैसे देखेंगे कि यह शुद्ध रूप से है कि नहीं है। तो इसके लिए मेरे मित्र आपको एक, इसके पहले आप पढ़े हैं कि जो घोषत्व वर्ण होते हैं, जो यह इसकी बात कही जाती है। सबसे पहले यह घोषत्व वर्ण कैसे होते हैं, तो इसमें सघोष और अघोष की बात करते हैं। घोषत्व दो, सघोष कर दीजिए। में यह कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, सघोष और अघोष। अघोष, अघोष और सघोष करने के बाद जैसे सबसे पहले अल्प प्राण आता है, तो इसमें भी सबसे पहले आप अघोष कर दीजिए। यहाँ पर अघोष और फिर सघोष, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष जो दिख रहे हैं, इनमें तो मेरे दोस्त, थोड़ा सा इसके लिए खेद है कि आपको 2 मिनट मैंने रोका। देखिएगा, अब इसमें तो आप 135 और इसमें यदि अघोष की बात कर लें, तो यह अघोष जो होता है, यह यहाँ से जो आपका यह दिखता है, यह बस यह चार्ट अपने दिमाग में रख लीजिए। और यही क्या है, अघोष। और यह क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है,
सघोष। तो इसमें बन जाएगा 12 प्लस 45। देखिए यह 12 क्या है, छोटा है, इसलिए अघोष हो जाएगा। 12 क्या है, छोटा है, इसलिए अघोष हो जाएगा। 345 बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सघोष। तो इसमें यह देखेंगे, यह प्रश्न पूछा जाता है कि क वर्ग का कौन सा व्यंजन अघोष। देखिए क और ख, च छ ट ठ और त और थ, ये क्या है, अघोष है। और अघोष अल्प प्राण, प्रश्न ऐसे पूछा जा रहा है कि अघोष भी है अल्प प्राण भी है। देखिए अघोष है अल्प प्राण है। तो मित्रों यह छोटी सी एक ट्रिक के माध्यम से अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ये 5 जो हम वर्ग में डिवाइड किए, आप इसको इस माध्यम से यहाँ तक समझ सकते हैं। में आपको किसी प्रकार की कठिनाई सामना नहीं करना होगा। यह देखिए अल्प प्राण है, प्रश्न है अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। ये देखेंगे सघोष है, महाप्राण है, सघोष है, अल्प प्राण है, अघोष है, महाप्राण है। तो इस ट्रिक के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से आप इन प्रश्नों को आराम से कर लेते हैं। एक आता है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें य र ल व आता है। देखिएगा आपने पढ़ा होगा अंतस्थ व्यंजन, ये 4 होते हैं, य व र और ल, ये 4 होते हैं। और इन चारों को क्या वह, यह अर्ध स्वर है। देखिएगा इनको चाहे य व र ल हो, य र ल और व, यह जो दिख रहे हैं यह अर्ध स्वर है। स्वर और व्यंजन के ये मध्य की कड़ी है। स्वर में भी बोले जाते हैं, व्यंजन में भी बोले जाते हैं, इसलिए कुछ विद्वानों ने इन्हें नपुंसक अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्योंकि यह य और र ल व, इनका प्रयोग जब वर्ण संधि करेंगे तो यण संधि के अंतर्गत आती है, इसलिए इसको थोड़ा लोग एक जगह एकत्रित छोड़ते हैं। अब बच जाते हैं यह आपके 3 स, एक यह, देखिए इस प्रकार यह 3 बच जाते हैं। और तीनों क्या है आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये देखिए तीनों का उच्चारण स्थान यदि हम बात कर लें तो यह उच्चारण स्थान आपका है कंठ, यह है आपका तालु, यह आपका है मूर्धा, यह आपका है दंत, यह आपका है, यह हमारे जो व्यंजन वर्ण है उनका उच्चारण स्थान है। तो जो यह घोषत्व के आधार पर हैं, इन घोषत्व के अघोष, सघोष, यह ट्रिक के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से प्रश्न क्लियर कर लेंगे। ऐसे वो बताया जाए कि वह कौन सा व्यंजन है जो सघोष है, उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका भी है। देखिएगा कंठ भी है और नासिका भी है, कंठ भी है और नासिका भी है। इनका उच्चारण स्थान नासिका से होने के कारण यह वर्ण जो है सघोष भी हैं और साथ ही साथ अल्प प्राण हैं, तथा इनका उच्चारण स्थान पहले का कंठ नासिका है, दूसरे का तालु नासिका है, तीसरे का मूर्धा नासिका है, चौथे का दंत नासिका है, पांचवें का ओष्ठ नासिका है। अब यह जो स होते हैं, इस स में देखिए आप लोग, इस स का नामकरण कैसे किया जाता है। यह जो स दिख रहे हैं यह तालब, इसको कहते हैं तालव्य स, क्योंकि यह तालु से उच्चरित होता है, तो कहते हैं तालव्य स, को कहते हैं मूर्धा स, को कहते हैं दंत स।
ये 3 स हैं और तीनों स जो होते हैं यह महाप्राण के अंतर्गत इनका जो होता है यह आते हैं। और यह अब कुछ नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, तो यह आपका यहाँ से, इसको हम यहाँ से अलग कर दिए। यह तो हमारे थे व्यंजन, और यह अब आएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अघोष। अघोष, तो यह वर्ण भी क्या हो जाते हैं, अघोष हो जाते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर या आपका थोड़ी सी इसमें हम आपको आगे लेके चलते हैं। एक बार बार प्राणत्व की बात आ रही है। ये प्राणत्व क्या होता है? प्राणत्व किसे कहते हैं? जैसे घोषत्व होता है, घोषणा की जाती है, इसी तरह ये प्राणत्व मीन्स होता है, प्राण मीन्स होता है हवा। यह प्राणत्व प्राण से बना हुआ है और प्राण मीन्स होता है हवा। जब यह फेफड़े से हवा अधिक फेफड़े से हवा निकलती है और वह नाक मुंह से निकलती है स्वरतंत्रियों से, जब अधिक निकले किसी को कह दीजिए अल्पप्राण, सॉरी अधिक निकले इसे कहिएगा महाप्राण। ज्यादा निकल रही है इसलिए आप कहेंगे इसे महाप्राण। यदि कम निकले तो कम का अर्थ होता है, कम निकले तो इसे कहते हैं अल्प। कम, अल्प मीन्स क्या होता है, कम, इसे कह देंगे अल्प प्राण। देखिए दो रूप होता है, एक अल्प प्राण, एक को कह देंगे महाप्राण। तो यह सब हो कैसे रहा है? यह स्वरतंत्रियों में जो हवा निकल रही है, यह प्राणत्व जो हवा है, फेफड़े से जो यह हवा निकल रही है, दोनों फेफड़े से जब ये फेफड़ा में हवा अधिक निकले, मुंह से निकले बाहर हुए, कम निकले तो अल्पप्राण, अधिक निकले तो महाप्राण। अब इसी के आधार पर आपने स्वर में पढ़ा होगा, सभी स्वर जो होते हैं वह क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ पर यह आपके जो दिख रहे हैं, यह आपके, और सभी स्वर, एक बात और आई थी, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो बंधुओं वह सघोष और अघोष, यण से प्रत्याहार भी उसी में ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर यह जो दिख रहा है, यह पहला अल्प महा, अल्प महा, अल्प महा ऐसे लिख लीजिए। फिर यह कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ऐसे कर लीजिए। और यह आप ऊपर सघोष और अघोष बना लीजिए। आप इस छोटे से चार्ट को यदि दिमाग में रख लिए तो मुझे विश्वास है कि अल्प प्राण और महाप्राण से होने वाले जो प्रश्न हैं वह प्रश्न किसी प्रकार से गलत नहीं हो पाएंगे। आप अवश्य रूप से उसको सही ढंग से कर करके आ जाएंगे। यदि इसमें हम, एक आता है प्रयत्न के आधार पर, देखिएगा यह घोष तत्व के आधार पर था और प्राणत्व के आधार पर। अब देखेंगे प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रयत्न क्या होता है। प्रयत्न मीन्स होता है प्रयास, और यह प्रयास करना है। प्रयास कहाँ करते हैं, मुख, मुख में करते हैं। मुख में दो भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है। तो जब मुख के यह प्रयास अंदर करते हैं तो इसे कहते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न। जब यह बाहर से होता है तो इसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। देखिए प्रयास है, वर्णों का उच्चारण करना है, और वर्णों का जो उच्चारण कर रहे हैं वह उच्चारण दो प्रकार से करना है। एक प्रयत्न के आधार पर, यत्न के आधार पर, प्रयास के आधार पर। तो कुछ बाह्य प्रयत्न प्रयास किया जाता है, कुछ आंतरिक प्रयास किया जाता है। बाह्य प्रयास किया जाता है उसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न, और आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे कहते हैं, आपको आंतरिक को हम कहेंगे अभ्यंतर प्रयत्न। यदि इन प्रयत्नों के आधार पर सिर्फ आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयत्न के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, देखिएगा
यह प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार प्रयत्न, यदि प्रयत्न के आधार पर पूछा जाए, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार पूछा जाए तो आपको कुछ करना है, प्रयत्न करना है, सब कुछ वही चीज सिर्फ समझना है। प्रयत्न मीन्स होता है प्रयास, और प्रयास कैसे करना है, कैसे कैसे हो रहे हुए हैं प्रयास। तो सबसे पहले आपने पढ़ा स्पर्शी व्यंजन, सबसे पहले आपने पढ़ा स्पर्शी व्यंजन पर। और स्पर्शी व्यंजन में आपने यह देखा कि स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन होता है और दूसरा होता है संघर्षी स्पर्शी व्यंजन, तीसरा होता है, यह होता है आपका जो अनुनासिक स्पर्शी व्यंजन, अनुनासिक स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। यदि आपने देखा कि स्पर्शी व्यंजन की बात करते हैं तो क से म तक के जितने व्यंजन आते हैं, क से म तक, उसे क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसी क में जो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर होता है, ङ, य, त, न और म, इन्हें कहते हैं अनुनासिक स्पर्शी व्यंजन। इन्हें कहते हैं अनुनासिक स्पर्शी व्यंजन। देखिए प्रकार, इसी में प्रश्न पूछेगा सब, या आपका प्रयत्न होता है, प्रयास हो रहा है। इसके बाद आप स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो यह इनकी संख्या होती है 16। 16 में होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले क, ख, ग और घ। इसके बाद ट, ठ, ड और ढ। इसके बाद त, ह, द और ध। इसके बाद प, फ, व और भ। ये देखेंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको कहते हैं कि यह स्पर्श व्यंजन है, और इसको कहते हैं कि यह क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। इसे कहते हैं, इन्हें कहेंगे अनुनासिक व्यंजन। देखिएगा, और इन्हें कहेंगे क से म तक, क्या कहेंगे? स्पर्शी व्यंजन। तो हमें 3 कॉन्सेप्ट यहीं पे मिल गया, और 3 कॉन्सेप्ट के माध्यम से, और ये जो कहेंगे, यह आपका जो सामने दिख रहा है, यह एक 3 प्रकार के, यह देख लिए। फिर इसके बाद यदि प्रश्न इसमें ऐसे पूछा जाता है, यह इनको अनुनासिक को नासिक भी कह सकते हैं, और इसमें संघर्ष की बात करते हैं, संघर्ष स्पर्शी की बात करते हैं, तो संघर्षी में आपके देखेंगे, यह इनकी संख्या की बात कर लें। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अब पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें यदि संघर्षी व्यंजन की बात करें, देखिएगा, यदि संघर्षी किसी बात करते हैं, यह संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? संघर्षी व्यंजन मीन्स होता है जो जिसको बोलने में संघर्ष किया जाए, उसी को क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और संघर्षी व्यंजन में ये पूछा जाता है, इनकी टोटल संख्या क्या होती है? 8। इनकी संख्या 8 होती है। 8 कौन कौन से होते हैं? आप देखेंगे कि संघर्षी व्यंजन में आपके च, छ, ज और झ, यह देखेंगे, इसमें आपके संघर्ष की बात कही जा रही है तो यह नहीं होंगे। और इसमें आते कौन है? तो इसमें आपके जो क वर्ग के व्यंजन आते हैं, जिसे आप अरबी फारसी कहते हैं क, ख, और इसके बाद ग, ज, फ। तो आप इसमें संघर्ष की बात करें तो संघर्षी ऐसे हुआ है, संघर्षी उसमें व्यंजन किसमें कर लें? सबसे पहले स,
त, त, त और ह, ये देखिए 4 ये हो गए। और इसके बाद यदि आगे देखा जाए, आगे की बात कर लें मेरे मित्रों, तो आगे जो हैं वह 4 कौन कौन से हैं? तो ये जो नुक्ता वाले वर्ण होते हैं, ग और देखें, क और ग, च और फ, यह जो होते हैं यह सब क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत हमारे महर्षि या हमारे आचार्य भामा ने इनको संघर्षी व्यंजन कहा। और इनकी संख्या 8 होती है। यह देखा जब प्रयत्न के आधार पर, यत्न के आधार पर यदि देखा जा रहा है, इनकी संख्या टोटल कितनी हो रही है? वह आपकी 8 हो रही है। और अनुनासिक व्यंजन को देखते हुए इसमें एक शब्द आता है पार्श्विक व्यंजन। देखिएगा, एक आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में आता है और इसमें ल आता है। और इसके बाद लुंठित व्यंजन आता है, लुंठित व्यंजन आता है। और लुंठित व्यंजन में र आता है। आप द्विगुणक व्यंजन की बात कर लें, द्विगुणक व्यंजन की बात कर लें, तो इसमें आपका 2 आते हैं। यह आपका ड़ और ढ, ये आते हैं। इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। यह उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। और इसके बाद थोड़ा से आगे बढ़ें तो एक काकल्य व्यंजन का नाम आप लोग सुने होंगे। यह काकल्य व्यंजन क्या होता है? यदि काकल्य व्यंजन की बात कर लें तो इसी में एक शब्द आता है काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन, यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा व्यंजन काकल्य व्यंजन होता है। तो काकल्य व्यंजन के अंतर्गत आप लिखेंगे ह और क, ह और यह क क्या होते हैं? काकल्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यदि थोड़ा सा इसमें यह देखते हैं कि इन व्यंजनों के आधार पर, उत्क्षिप्त या प्रयत्न के आधार पर यह देखा गया, जो आपने कुछ व्यंजनों को इस आधार पर यह देखे और सारे जो हो गए यह आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, चाहे वह संघर्षी हो, चाहे वह यह प्रयत्न में अभ्यंतर प्रयत्न हो, बाह्य प्रयत्न हो, स्पर्शी हो, संघर्षी हो, अनुनासिक हो, या इसके बाद वह काकल्य ध्वनियां हो, या उत्क्षिप्त हो, या द्विगुणक हो, या आपके यह उष्म वाले संघर्षी हो, पार्श्विक हो, लुंठित हो, ये सब क्या आते हैं आपके? वह व्यंजन, सभी जो व्यंजन है वह व्यंजन आपके यत्न के आधार पर उनको देखा जाता है। और इन व्यंजनों में यह जो उच्चारण, अब अगले जो पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के प्रकार। यह हमारे थे घोषत्व जो हम लोग आज पढ़े। यह देखे कि घोषत्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं। फिर इसके बाद प्राणत्व के आधार पर देखें, प्राणत्व के आधार पर एक चार्ट में दोनों को समाहित कर दिया गया। फिर इसके बाद यत्न के आधार पर बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न के माध्यम से हम लोग जो देखे सीखे। यह प्रयत्न व्यंजन के कुछ पाठ थे और आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद। आगे हम अगली वीडियो में मिलेंगे, उसमें आपका रहेगा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के प्रकार। थैंक यू।